नमस्कार साथियों, मैं मनदीप सिंह एडवांस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री वाले टॉपिक से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद होती है और जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इन दोनों टॉपिकों से दोस्तों भारतीय जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, इन एग्जामों में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं या किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम इस टॉपिक से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों, पूछा गया है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो दोस्तों मंत्री परिषद उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति। और दोस्तों, अगर पूछा जाता संघीय मंत्री परिषद का कोई मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों अगर कोई मंत्री पूछा जाता यानी कि व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता तो व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति हो जाता। यहां पर पूछा गया है मंत्री परिषद यानी कि जो पूरी मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो दोस्तों जो पूरी मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा। दोस्तों, अगला प्रश्न है मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, केंद्रीय मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों को उनके पद की और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो दोस्तों ये शपथ दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री और अन्य जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं या केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के अतिरिक्त भी दोस्तों अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं, इन सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य होते हुए भी अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? देखिए दोस्तों, मंत्री परिषद का कोई सदस्य, कोई ऐसा मंत्री जिसे मंत्री परिषद में सम्मिलित किया गया है, यदि वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी या सदस्य नहीं है, तब भी वह अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह या 9 माह? बताइए दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा 6 माह। कितने माह तक दोस्तों? 6 माह तक। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री परिषद में सम्मिलित कर लिया गया है, तो जब उसे 6 महीने का समय दिया जाएगा दोस्तों, आगामी 6 माह के भीतर उसको संसद के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, और अगर सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो उसे अपना पद त्यागना पड़ता है साथियों। ठीक है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6 माह। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, मंत्री परिषद का गठन भी प्रधानमंत्री करता है और इसकी बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दोस्तों, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या होती है। मंत्री परिषद में दोस्तों, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? मंत्रिमंडल के समान होती है, मंत्रिमंडल से कम होती है या मंत्रिमंडल से अधिक होती है या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर आप बताइएगा। ज्यादा डिफिकल्ट आंसर नहीं है इसका, आप थोड़ा सा लॉजिक यूज कीजिए दोस्तों। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? मंत्रिमंडल के बराबर होती है या मंत्रिमंडल से कम होती है या मंत्रिमंडल से ज्यादा होती है या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो दोस्तों हम देखते हैं मंत्री परिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है। मंत्री परिषद और एक तरफ बात करते हैं दोस्तों मंत्रिमंडल की। अब हम देखते हैं कि मंत्री परिषद जो है इसमें प्रधानमंत्री भी सम्मिलित होता है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में भी सम्मिलित होते हैं। और प्रधानमंत्री के अलावा मंत्री परिषद में दोस्तों कैबिनेट मंत्री होते हैं
और ये तो यहां भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री यहां भी होते हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री और उपमंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, जबकि राज्य मंत्री और उपमंत्री यहां पर नहीं होते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें यह देखना है मंत्री परिषद जो है इसमें प्रधानमंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री भी है, राज्य मंत्री भी है और उपमंत्री भी है। जबकि मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री और केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है और यह बहुत छोटा होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अपेक्षा मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। दोस्तों मंत्रिमंडल से अधिक होती है किसकी सदस्य संख्या? मंत्री परिषद की सदस्य संख्या, अर्थात मंत्री परिषद की सदस्य संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मंत्रिमंडल से अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। दोस्तों मंत्री परिषद जो है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है, यह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, जबकि सामूहिक रूप से इनका जो उत्तरदायित्व है वो लोकसभा के प्रति होता है। किसके प्रति? सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्री परिषद, लोकसभा के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य। बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 74 और 75 जो है यह किस विषयों पर विचार करते हैं? मंत्री परिषद के विषयों पर या लोकसभा के सदस्यों के विषय पर, भारत के राष्ट्रपति पर या मंत्रिमंडल के सदस्यों पर? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मंत्री परिषद। दोस्तों जो अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी दोस्तों? एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का प्रधान होगा भारत का प्रधानमंत्री। और अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति, जबकि मंत्री परिषद के जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 74 और जो 75 है वो मंत्री परिषद से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंत्री परिषद से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मंत्री परिषद। अगला प्रश्न दोस्तों, जो व्यक्ति सांसद न हो, जो व्यक्ति सांसद न हो अर्थात संसद का सदस्य न हो, उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, या हाँ किया जा सकता है, अथवा हाँ यदि उस व्यक्ति का अनुमोदन करे। यदि संसद उस व्यक्ति का अनुमोदन करे तो उस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, या फिर हाँ पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, जो व्यक्ति सांसद न हो अर्थात संसद का सदस्य नहीं हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? यहाँ किया जा सकता है, या फिर संसद के अनुमोदन पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, या फिर ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति के पश्चात 6 महीने के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। हाँ पर उस व्यक्ति को, या जिसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दोस्तों जो संसद का सदस्य नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मंत्री परिषद में सम्मिलित किया गया है या मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है, तो उसे आगामी 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ता है। यदि वो संसद के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर या 4 स्तर? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में दोस्तों 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कौन कौन से 3 स्तर भाई? तो एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन होते हैं दोस्तों? कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। कौन से मंत्री? राज्य मंत्री। और एक और होते हैं दोस्तों उपमंत्री। उपमंत्री। दोस्तों ये 3 स्तर के मंत्री जो होते हैं इन्हें मंत्री परिषद में सम्मिलित किया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, इन सबसे मिलकर मंत्री परिषद का गठन होता है। बढ़े दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? बताइए दोस्तों।
मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री? अभी हमने बात की है पिछले क्वेश्चन पर दोस्तों, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री जो होते हैं इन्हें मंत्री परिषद में सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों कैबिनेट मंत्री भी सम्मिलित होते हैं, राज्य मंत्री भी सम्मिलित होते हैं, उप मंत्री भी सम्मिलित होते हैं। कौन सम्मिलित नहीं होंगे? संसदीय सचिव सम्मिलित नहीं होते हैं। मंत्री परिषद में संसदीय सचिवों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों पूछा गया है सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व तो दोस्तों लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो होता है वो होता है राष्ट्रपति के प्रति। पूछा गया है सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व है दोस्तों लोकसभा के प्रति। किसके प्रति दोस्तों? लोकसभा के प्रति। यथार्थत मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे का विश्वास प्राप्त नहीं हो। किसका विश्वास प्राप्त नहीं हो दोस्तों? यानी कि किसके विश्वास मत पर प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद अपने पद पर बने रहते हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा। जब तक लोकसभा का विश्वास मत मंत्रिपरिषद को प्राप्त रहेगा तब तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहेगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने तक, या जब तक उन्हें बहुमत प्राप्त रहेगा तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। और जब भी लोकसभा में ये अपना विश्वास मत खो देंगे वैसे इनका पद भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों समाप्त हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती है? दोस्तों पूछा गया है कि किस समय मंत्री परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, या मंत्री परिषद कब भंग नहीं हो सकती है? तो दोस्तों किसी मंत्री के पद त्याग से, या प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पद त्याग से, या प्रधानमंत्री की पदच्युति से। दोस्तों हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तब पूरा मंत्री परिषद विघटित माना जाता है, और प्रधानमंत्री की मृत्यु के पश्चात पूरे मंत्री परिषद को ही समाप्त माना जाता है। यदि प्रधानमंत्री अपना पद त्याग देते हैं या प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो पूरे मंत्री परिषद को ही अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। और दोस्तों यदि प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया जाए तब भी पूरे मंत्री परिषद को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है, अर्थात पूरा मंत्री परिषद समाप्त माना जाता है। यदि मंत्री परिषद का कोई मंत्री त्याग पत्र दे देता है तो उसके बाद मंत्री परिषद को समाप्त नहीं माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, किसी मंत्री के पद त्याग से। दोस्तों किसी एक मंत्री के त्याग पत्र देने से पूरा मंत्री परिषद विघटित नहीं माना जाता है, जबकि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र से या प्रधानमंत्री को पद से हटा दिए जाने पर पूरा मंत्री परिषद ही विघटित माना जाता है, अर्थात पूरा मंत्री परिषद समाप्त माना जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंत्री परिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग संबोधित करता है या त्याग पत्र संबोधित करता है? दोस्तों मंत्री परिषद के पद त्याग करने के लिए, मंत्री पद से अपना त्याग पत्र देने के लिए कोई भी जो मंत्री है वो अपना त्याग पत्र, यहाँ पद त्याग लिखा हुआ है दोस्तों, इसको हम त्याग पत्र कर लेते हैं। त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो मंत्री परिषद का सदस्य है यदि वो मंत्री पद से अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो मंत्री पद से वो जो अपना त्याग पत्र देगा वो देगा भारत के राष्ट्रपति को। किसको दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र देगा। भारत के प्रधानमंत्री, अगला प्रश्न है दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं अथवा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा चुने जाते हैं, अर्थात अथवा लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं, या फिर चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं क्या उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, या फिर उन्हें राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा चुना जाता है, या फिर प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं, या लोकसभा के जो बहुमत दल के सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अथवा प्रधानमंत्री चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं। भाई प्रधानमंत्री का पद वंशानुगत नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए निर्वाचन होता है और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति उसका चुनाव नहीं करते हैं, और मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता है। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं, और लोकसभा में जो
बहुमत दल है, बहुमत दल ही अपने नेता का चुनाव करते हैं और बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितने वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? बताइए दोस्तों क्या आंसर सही होगा। दोस्तों यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिलता है कि कोई व्यक्ति यदि भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता साथियों। लेकिन आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? लोकसभा सदस्य होते हैं। और लोकसभा में जो व्यक्ति बहुमत दल का नेता होगा वही भारत का प्रधानमंत्री भी होगा। और अगर हम बात करें कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो दोस्तों यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो कम से कम 25 वर्ष की आयु से प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद वो लोकसभा का सदस्य बनेगा और लोकसभा का सदस्य बनने के पश्चात लोकसभा में जो बहुमत दल है वो उस व्यक्ति को नेता चुनेंगे और वो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्लियर दोस्तों? आइए बढ़ते हैं आगे। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या निर्वाचित, मनोनीत या चयनित क्या होते हैं? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नियुक्त। और दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों अभी हमने बात की है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। परंतु कई बार कुछ विशेष परिस्थितियों में जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनका चुनाव राज्यसभा से भी किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो बहुमत दल का नेतृत्व कर रहा है वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, वो राज्यसभा का सदस्य है, तो उस व्यक्ति को भी दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और यदि दोस्तों कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया है वो संसद के दोनों ही सदनों का सदस्य नहीं होता है। और दोस्तों अगर ऐसा कभी होता है कि जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन रहा है वो संसद के दोनों ही सदनों का सदस्य नहीं है, तो उस व्यक्ति को आगामी 6 महीने में संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो जाएगा लोकसभा। आमतौर पर तो प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। और ऐसा भी होता है कई बार कि जो प्रधानमंत्री वो संसद का ही सदस्य नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों का सदस्य नहीं है, तो उससे कई बार बाहर से भी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। बस सशर्त कि उस व्यक्ति को आगामी 6 महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि ग्रहण नहीं करता है तो पद त्यागना पड़ेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल जो है इसकी बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता या सभापतित्व कौन करता है? तो ये करते हैं दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री। कौन करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति के जो प्रावधान है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 75 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 75 में किया गया है। दोस्तों अगर हम देखें तो अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जबकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 अर्थात ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री का पद है परंपरागत या परंपरा पर आधारित या संसद द्वारा सृजित या संविधान द्वारा सृजित या राष्ट्रपति द्वारा सृजित। दोस्तों प्रधानमंत्री का पद
किस प्रकार का पद है? ये क्या परंपरागत पद है या परंपरा पर आधारित पद है, या इस पद को संसद के द्वारा सृजित किया गया है या संविधान के आधार पर सृजित किया गया है, अथवा दोस्तों इस पद को राष्ट्रपति के द्वारा सृजित किया गया? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये प्रश्न जो प्रधानमंत्री का पद है ये परंपरागत नहीं है, ये संसद के द्वारा भी सृजित नहीं है और राष्ट्रपति के द्वारा भी सृजित नहीं है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो होगा भारत का प्रधानमंत्री। अर्थात दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान के द्वारा सृजित किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के पद के प्रावधानों का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ, पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भाई प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाई जाती है ये शपथ दिलाई जाती है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को उसके पद और पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों भारत के सबसे युवा, अगर हम कहें कि सबसे युवा व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री बने कौन थे? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो दोस्तों दिए गए नामों के आधार पर हम देखते हैं कि सबसे कम उम्र में जो भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे वो थे राजीव गांधी। कौन थे दोस्तों? राजीव गांधी जो सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राजीव गांधी जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? दोस्तों एक कार्यकाल के दौरान सबसे कम समय के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? तो दोस्तों सबसे कम या सबसे छोटे कार्यकाल के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री बने वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें तो 16 मई 1996 को भारत के प्रधानमंत्री बने और 1 जून 1996 को इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इन्हें बहुमत नहीं मिला था दोस्तों और बहुमत नहीं मिलने के कारण 1 जून 1996 को 1996 दोस्तों गलती से 76 लिखने में आ गया था, 1 जून 1996 को एक जून 1996 को दोस्तों इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था दोस्तों, इसलिए 1 जून 1996 को इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और 16 मई 1996 को ये इस पद पर नियुक्त हुए थे। हम कह सकते हैं दोस्तों कि सबसे छोटे कार्यकाल के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री बने वो बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों इनका कार्यकाल अगर हम देखते हैं 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1997 तक, तो महज 17 दिन का इनका कार्यकाल रहा। कितने दिन का? 17 दिन का इनका कार्यकाल रहता है। और सबसे छोटे कार्यकाल के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री बने वो बने थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया या ज्ञानी जैल सिंह या कैप्टन अमरिंदर सिंह? बताइए दोस्तों भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ज्ञानी जैल सिंह या कैप्टन अमरिंदर सिंह? बताइए बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए यार। कमेंट देख रहा हूं मैं, आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। क्या हो जाता है आप लोगों को? कमेंट तो किया कीजिए। मैं कंटिन्यू आपके कमेंट्स को देख रहा हूं लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे प्रश्नों पर हम नहीं रुकेंगे, कमेंट कीजिए जल्दी से। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मनमोहन सिंह। अगर बात करें ज्ञानी जैल सिंह की तो ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और ये दोनों दोस्तों अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बने। ठीक है, ये भी प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं और ये भी प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं।
तो दोस्तों भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री की बात करें हम तो कौन थे? मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संघीय कैबिनेट मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इन केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो दोस्तों अगर यहाँ पर कैबिनेट मंत्री पूछा गया, डायरेक्ट पूछ लिया जाता संघीय मंत्री परिषद के मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तब भी शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और मंत्री परिषद में दोस्तों कैबिनेट मंत्रियों को भी सम्मिलित किया जाता है और कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। कौन दिलाते हैं दोस्तों शपथ कैबिनेट मंत्रियों को? तो भारत के राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है? मंत्री परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं भाई। भारत के प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेतृत्व करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के मध्य की कड़ी की भूमिका निभाते हुए राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की समस्त गतिविधियों की जानकारी देता है। यह भी कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा करने का परामर्श राष्ट्रपति को देते हैं। बिल्कुल सही बात है ये भी। प्रधानमंत्री संसद का अधिवेशन न होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। नहीं कर सकते भाई। संसद का सत्र नहीं चलने पर या संसद का जो है अधिवेशन नहीं चलने पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है, तो ये कार्य प्रधानमंत्री का नहीं है। उपरोक्त तो तीनों कार्य भारत के प्रधानमंत्री के, ये भी कार्य प्रधानमंत्री का, ये भी कार्य प्रधानमंत्री का है और ये कार्य भी प्रधानमंत्री का है, लेकिन ये कार्य प्रधानमंत्री का नहीं है। और यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन सा कार्य प्रधानमंत्री का नहीं है, तो ये कार्य प्रधानमंत्री का नहीं है। सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। भाई बिल्कुल सत्य कथन है ये दोस्तों। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन है प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं भाई। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो, यह भी सही है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं जरूरी नहीं है कि ये लोकसभा के ही सदस्य हो, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। और अगर वो संसद के सदस्य नहीं है तब भी दोस्तों बाहरी किसी व्यक्ति को भी भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बस उस व्यक्ति को आगामी 6 महीने के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये कथन भी सही है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है, तो ये कथन भी सत्य है, ये कथन भी सत्य है और ये कथन भी सत्य है। तो यानी कि उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है या उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। मंत्री परिषद में निम्न में से कौन कौन शामिल हैं? दोस्तों मंत्री परिषद में किसको सम्मिलित किया जाता है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को, या केवल प्रधानमंत्री को, या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को? बताइए दोस्तों। मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित किया जाता है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को। भाई उपराष्ट्रपति को तो सम्मिलित नहीं किया जाता है और राष्ट्रपति को भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। और अकेले अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो अकेले प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते हैं दोस्तों। तो प्रधानमंत्री के अलावा 3 स्तर के मंत्री और भी होते हैं। 3 स्तर कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सबसे मिलकर मंत्री परिषद का गठन होता है और भारत के प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलकर मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। अगर बात करें अन्य मंत्रियों की दोस्तों, तो अन्य मंत्रियों में भी 3 स्तर के मंत्री होंगे। कौन कौन से 3 मंत्री दोस्तों? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री दोस्तों
ये इन्हें हम सम्मिलित कर लेंगे अन्य मंत्रियों में, और प्रधानमंत्री इसके सदस्य होते हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। दोस्तों क्योंकि उपराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं, राष्ट्रपति सदस्य नहीं होते हैं, और केवल प्रधानमंत्री से मिलकर भी मंत्रिपरिषद का गठन नहीं होता। प्रधानमंत्री सदस्य होते हैं लेकिन अकेले प्रधानमंत्री इसके सदस्य नहीं होते। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त दोस्तों इसमें मंत्रियों को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी कि अन्य जो भी मंत्री हैं वो सब भी मंत्री परिषद का सदस्य होंगे। और अन्य मंत्री कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सभी मंत्रियों को भी सम्मिलित किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, एक स्तरीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 3 स्तर के मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है मंत्री परिषद में। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त दोस्तों जो मंत्री परिषद उसमें 3 स्तर के मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। कैबिनेट स्तरीय मंत्रियों को, राज्य स्तरीय मंत्रियों को, उप मंत्रियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो अपने पद पर बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो, या एक निश्चित कार्यकाल तक, या जब तक कि इसे संसद सदस्यों का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर नहीं रहते हैं, और इनके लिए कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इनका कार्यकाल दोस्तों अनिश्चित होता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल साथियों अनिश्चित होता है, अर्थात इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा और ये भी आंसर गलत हो जाएगा। जब तक कि किसे दोस्तों? मंत्रिमंडल के सदस्यों को संसद सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। दोस्तों जब तक कि संसद के सदस्य इनमें अपना विश्वास बनाए रखेंगे तब तक मंत्रिमंडल के सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी सही नहीं होगा दोस्तों। ये तीनों आंसर हो जाएंगे आपके गलत, और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जब तक कि इसे संसद सदस्यों का बहुमत का समर्थन प्राप्त होता रहे। मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा अन्य मंत्री, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों पूछा गया है मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अन्य मंत्री, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल जो है दोस्तों ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बनता है। जबकि अगर हम बात करें मंत्री परिषद की, तो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्रियों से मिलकर बनता है दोस्तों। लेकिन पूछा गया है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों मंत्रिमंडल जो है मंत्री परिषद की अपेक्षा छोटा होता है, और मंत्रिमंडल छोटा है लेकिन मंत्री परिषद की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली भी होता है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद से ज्यादा शक्तिशाली, छोटा है फिर भी शक्तिशाली है, क्योंकि केंद्र सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं साथियों। चलिए, वह प्रधानमंत्री जो संसद में विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री रहा। दोस्तों ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जिन्हें लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं था फिर भी वो प्रधानमंत्री पद पर रहे? कौन थे दोस्तों? तो ऐसे प्रधानमंत्री रहे दोस्तों चौधरी चरण सिंह। कौन थे वो? चौधरी चरण सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं होने पर भी वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति की वास्तविक उपयोग कौन करता है? दोस्तों केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक रूप में उपयोग कौन करता है? तो वास्तविक रूप में उपयोग करता है दोस्तों प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। दोस्तों भारत संघ की कार्यपालिका का प्रधानमंत्री तो भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग कौन? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, अथवा
केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या फिर दोस्तों प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों नियुक्ति तो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं नियुक्ति? भारत के राष्ट्रपति। और किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। मंत्री परिषद के सदस्यों को लोक सेवा आयोग के सदस्य निर्वाचित नहीं करते हैं, इन्हें संसद के सदस्यों के द्वारा भी निर्वाचित नहीं किया जाता है और लोकसभा के सदस्यों द्वारा भी निर्वाचित नहीं किया जाता है। नियुक्त किया जाता है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति किसके परामर्श से करेगा? तो राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की मंत्रणा मानने के लिए बाध्य कर दिया गया या बाध्य नहीं है, या एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति को भेज सकता है, या सभी विकल्प गलत हैं? बताइए दोस्तों। पूछा गया है निम्न में से कौन सा जो प्रावधान है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? किस संशोधन के बारे में पूछा गया है दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग भारतीय मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे और मंत्री परिषद का प्रधान होगा भारत का प्रधानमंत्री। और दोस्तों अनुच्छेद 74 में संशोधन करते हुए कहा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। दोस्तों अनुच्छेद 74 में स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है, राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे और मंत्री परिषद के प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। यानी कि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करेगा और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यह सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया कि मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे। ये तो कहा गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के लिए। तो दोस्तों बाध्यकारी नहीं है, ये तो हो जाएगा गलत। राष्ट्रपति बाध्य हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बाध्य किया गया। लेकिन संविधान में एक और संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में, और 42वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों वर्ष 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया मंत्री परिषद के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए, जबकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि मंत्री परिषद के द्वारा भेजे गए परामर्श को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है। यह प्रावधान जोड़ा गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। मंत्री परिषद के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो सही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कहा गया सभी ऑप्शन गलत हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और ये जो प्रावधान है ये किया गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। पूछा गया है यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की मंत्रणा को मानने के लिए क्या है? तो बाध्य है। ये उल्लेख किया गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कोई भी व्यक्ति बिना संसद सदस्य रहे अधिकतम कितने समय तक प्रधानमंत्री या मंत्री पद को धारण कर सकता है? बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो 6 महीने तक अपने पद पर बना रह सकता है और 6 महीने के भीतर उसको संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होगा। और यदि वो किसी सदन की सदस्यता को ग्रहण करने में असमर्थ रहता है तो उसको अपना पद त्यागना पड़ता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 6 माह। निम्नलिखित में से मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों मंत्री परिषद का अध्यक्ष पूछा गया है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है हमारे सामने। भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन लोकसभा के द्वारा होता है, संसद के द्वारा होता है, या फिर लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा होता है, या जनता के द्वारा होता है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन कौन करता है? जनता नहीं करती है, लोकसभा भी नहीं करती है, संसद भी नहीं करती है। तो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होता है दोस्तों, इस बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होते हैं वही भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बहुमत दल अपने नेता को चुनता है और बहुमत दल के नेता को भारत के राष्ट्रपति के
द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के टॉपिक से पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं और आप अपने उन वीडियो को वॉचिंग करके दोस्तों अपनी तैयारी को और ज्यादा सुदृढ़ बना सकें। दोस्तों आप अपना प्यार इसी प्रकार से हमारे साथ बनाए रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों इसी प्रकार से आप अपना सहयोग, अपना समर्थन हमारे साथ बनाए रखिएगा। दोस्तों आपका ये सपोर्ट जो है यही हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। दोस्तों आपके इसी सपोर्ट से प्रेरणा लेकर दोस्तों यहाँ हम मोटिवेट होकर आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।